गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अल्फा मेडिकल स्टडी। आज हम फार्मेकोलॉजी की नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआई सिस्टम यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, उस पर कौन कौन सी ड्रग्स है वो एक्ट करती है। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे कौन कौन सी ड्रग्स है वो काम करती है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, drugs commonly used in gastrointestinal system. The drugs used in gastrointestinal system या gastrointestinal tract are mainly involve 6 common medical condition. 6 common medical condition है, उनके अंदर कौन कौन सी ये ड्रग्स यूज होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट मेडिकल कंडीशन क्या है, पेप्टिक अल्सर या फिर जीआईडी यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्शन डिजीज है। पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्शन डिजीज में कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक कैटेगरी ड्रग्स की ये हो जाएगी। नोजिया एंड वोमिटिंग में कौन कौन सी ड्रग्स काम में आएगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डायरिया में कौन सी ड्रग्स काम में आती है, कॉन्स्टिपेशन में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एंड इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। इन 6 कैटेगरी ये डिजीज कंडीशन है, इनमें कौन कौन सी ड्रग यूज होती है उनके बारे में हम इस यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं। आगे हम इस यूनिट में जिन ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे उनका ये फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। देखिए, सबसे पहले कौन सी ड्रग्स है, ड्रग्स फॉर पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर या जीईआरडी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्शन डिजीज में यूज होने वाली ड्रग्स है, उनकी ये कैटेगरीज है। जैसे उसमें कौन कौन सी ड्रग्स होगी, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर्स। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीट होता है, पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, मेनली एसिड सिक्रीट होता है, उसकी वजह से इरिटेशन होती है। तो गैस्ट्रिक एसिड जो सिक्रीट हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो ड्रग्स यूज होती है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर्स, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर्स, जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीट हुआ है वो एसिडिक कंडीशन एसिडिक है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो ड्रग्स यूज होगी। अल्सर प्रोटेक्टिव, पेप्टिक अल्सर में वहाँ अल्सर डेवलप हो गया, उस अल्सर के साइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ड्रग यूज होगी उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स, मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है पेप्टिक अल्सर का, एच पाइलोरी यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से ये पेप्टिक अल्सर डिजीज होती है। तो एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स यानी उस एच पाइलोरी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया उसको रोकने के लिए जो ड्रग्स यूज होती है उनके बारे में ये 4 कैटेगरीज है पेप्टिक अल्सर में यूज होने वाली ड्रग्स की, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकेंड क्लास आती है मोटिलिटी प्रमोटर्स, जैसे कॉन्स्टिपेशन में यूज होगी मोटिलिटी प्रमोटर्स। इनके एग्जाम्पल्स क्या है, मेटाक्लोपेरामाइड, क्लोलिनोमिमेटिक्स, ये एग्जाम्पल्स है मोटिलिटी प्रमोटर्स से। नेक्स्ट क्लास आती है ड्रग्स के, ड्रग्स फॉर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, उसमें कौन से ड्रग्स यूज होती है, एंटीकोलर्जेनिक, सीरोटोनिन एंटागोनिस्ट यानी 5-HT रिसेप्टर है उनको ब्लो करने वाली जो ड्रग्स होती है वो कौन कौन सी है। ड्रग्स फॉर इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में यूज होने वाली ड्रग्स की कैटेगरी ये है। फिर अदर एजेंट, जैसे कुछ अलग भी यूज होते हैं अदर एजेंट, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पेनक्रियाटिक लाइपेज, लेग्जेटिव्स, एंटी डायरियल, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर एंटीमेटिक्स, एंटीमेटिक्स यानी वोमिटिंग को, इमेसिस क्या होता है, वोमिटिंग, हम सिंपल लैंग्वेज में इमेसिस को से क्या समझते हैं, वोमिटिंग। तो वोमिटिंग में कौन कौन सी ड्रग यूज होती है, उनकी कौन कौन सी क्लास है। देखिए, 5-HT रिसेप्टर ब्लॉकर यानी सीरोटोनिन रिसेप्टर है, उनको ब्लॉक करने वाली कौन सी ड्रग है वो कैटेगरी आएगी। D2 ब्लॉकर्स, D2 रिसेप्टर है उनको ब्लॉक करने वाली। H1 रिसेप्टर ब्लॉकर, एंटी म्यूस्केरिनिस ड्रग्स आएगी, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, कैनाबिनोइड्स एंड न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये सब ड्रग्स है। ये क्या है, एंटीमेटिक्स ड्रग है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो बाकी की ड्रग्स है जैसे पेप्टिक अल्सर में यूज होगी, मोटिलिटी में यूज होगी, उनके बारे में हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज हम बेसिकली किसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंटीमेटिक ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंटीमेटिक के साथ इमेसिस क्या होता है उसके बारे में भी देखेंगे पहले। फिर इमेसिस में यानी ऐसी कंडीशन भी आती है कि कभी कभी पेशेंट को वोमिटिंग भी करानी पड़ती है, जैसे कोई भी पॉइजन हो गया, कोई भी पॉइजन इंजेस्ट कर लिया पेशेंट ने, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वोमिटिंग भी करवानी पड़ती है। तो उसमें कौन सी ड्रग्स यूज होती है, फिर उसके बाद में हम एंटीमेटिक ड्रग देखने वाले हैं। अब हम देखते हैं इमेटिक्स एंड एंटीमेटिक ड्रग्स। इमेटिक्स और एंटीमेटिक्स ड्रग्स देखने से पहले इमेसिस क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा।
ब्रेन, हमारे जो भी वोमिटिंग सेंटर कहाँ होता है, ब्रेन के अंदर होता है। ब्रेन में वोमिटिंग सेंटर होता है। और एक किसकी वजह से वोमिटिंग हो सकती है, जीआई सिस्टम है, वहाँ पर कुछ रिसेप्टर होते हैं, जैसे गैस्ट्रिक हमारी म्यूकोसा है उसमें कुछ रिसेप्टर होते हैं, उनके स्टिमुलेशन, वो अगर स्टिमुलेट होंगे तो वोमिटिंग कोज, उससे की वजह से वोमिटिंग होती है। जो ब्रेन में वोमिटिंग सेंटर है वो क्या होता है, वेस्टिबुलर एपरेटस होता है। वेस्टिबुलर एपरेटस में एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ होता है, उनमें मूवमेंट होती है, उनमें इम्बैलेंस, कोई भी मोशन होगा उसमें अगर मोशन की वजह से एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ में मूवमेंट होगी तो वो क्या कराते हैं, वोमिटिंग कोज करवाते हैं। ये क्या होता है, एंडोलिम्फ क्या होता है, पेरिलिम्फ क्या होता है, एनाटोमी में आता है, आप ये अलग टॉपिक है, वहाँ से देख सकते हैं। तो वोमिटिंग सेंटर में यानी वेस्टिबुलर एपरेटस में क्या होगा, H1 रिसेप्टर एंड M1 रिसेप्टर होते हैं, और उनमें उन रिसेप्टर से में मूवमेंट होती है, या उन रिसेप्टर से कोई भी H1 रिसेप्टर से हिस्टामिन बाइंड होगा, M1 रिसेप्टर से बाइंड होने की वजह से क्या होगा, उसमें मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस क्या होती है, किसी किसी को क्या होता है, किसी पर्सन को क्या होता है, जब वो ट्रेवल करते हैं, बस के थ्रू ट्रेवल करो या फिर कार के थ्रू ट्रेवल करते हैं तो उन्हें वोमिटिंग होती है, तो उसे ही मोशन सिकनेस बोलते हैं। तो मोशन सिकनेस क्या होता है, वेस्टिबुलर एपरेटस में उसमें जो एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ है उनमें मोशन वजह से उनमें वोमिटिंग होती है। तो ब्रेन में वोमिटिंग सेंटर है, उसके स्टिमुलेशन की वजह से भी वोमिटिंग हो सकती है। और क्या हो सकता है, जीआई सिस्टम में कुछ रिसेप्टर है, उनमें अगर वो स्टिमुलेट होंगे तो उनकी वजह से भी वोमिटिंग हो सकती है। जैसे H1 रिसेप्टर अगर उनसे आके हिस्टामिन बाइंड होगा, वो क्या कराएगा, हिस्टामिन आके क्या करवाएगा, वोमिटिंग इंड्यूस करवाएगा। M1 रिसेप्टर है, उनसे एसिटाइल कोलिन यानी ACH आके बाइंड होगा तो क्या होगा, वोमिटिंग होगी। D2 रिसेप्टर है, उनसे डोपामिन आके बाइंड होगा, वो भी वोमिटिंग करवाएगा। 5-HT रिसेप्टर है, उनसे सीरोटोनिन आके बाइंड होगा। और NK1 रिसेप्टर है, उसे सब्सटेंस P आके बाइंड होता है। इन सब से आके ये अगर जो सब्सटेंस है ये इन रिसेप्टर से आके बाइंड करेंगे तो वो क्या करवाएंगे, इमेसिस कोज करवाएंगे। तो अगर हमें वोमिटिंग इंड्यूस करवाना है, वोमिटिंग इंड्यूस करवाना है तो हम क्या करेंगे, जो ये रिसेप्टर है, M1 रिसेप्टर है, M2 रिसेप्टर है और वोमिटिंग सेंटर है, इनको हम क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, जिसकी वजह से इमेसिस होगा यानी वोमिटिंग होगी। अगर वोमिटिंग को रोकना है तो हम क्या करेंगे, जो इसमें क्या कर सकते हैं, रिसेप्टर में हम क्या कर सकते हैं, जो रिसेप्टर है H1 रिसेप्टर, M1 रिसेप्टर, इन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे। ऐसे ड्रग देंगे जो H1 रिसेप्टर, M2 रिसेप्टर उनसे जाके बाइंड हो जाएगी। तो ये बाइंड होगी तो जो ये हिस्टामिन है, डोपामिन हो गया, इनसे को इन रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वोमिटिंग नहीं होगी। और इसमें वोमिटिंग सेंटर है उसको भी ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से वोमिटिंग नहीं होगी। सबसे पहले एंटीमेटिक से पहले हम इमेटिक्स ड्रग्स कौन सी है, यानी वोमिटिंग कोज कराने वाली ड्रग्स कौन कौन सी है उसके बारे में देखेंगे। इमेटिक्स आर ड्रग विच प्रोड्यूस वोमिटिंग। इमेटिक्स क्या होती है, ऐसी ड्रग्स जो वोमिटिंग प्रोड्यूस करती है। दे स्टिमुलेट द कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है उनको स्टिमुलेट करेंगे एंड गैस्ट्रिक म्यूकोसा टू इंड्यूस वोमिटिंग। और जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है उसको भी स्टिमुलेट करेगी। दे इरिटेट द स्टोमच एंड प्रोड्यूस द रिफ्लेक्शन। जो स्टोमच है उनको ये इरिटेट करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वोमिटिंग होगी। एग्जाम्पल क्या क्या है इमेटिक ड्रग्स के, फर्स्ट एग्जाम्पल है एपोमॉर्फिन, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, इपाक सिरप। ये सब ड्रग है जो इमेसिस कोज करवाती है यानी वोमिटिंग करवाती है। एपोमॉर्फिन है, इसका डोज क्या है, 5 mg IM देना होता है यानी इंट्रामस्कुलर इसको दिया जाता है। कॉपर सल्फेट गिव इन वाटर एवरी 5 मिनट, पानी के साथ दिया जाता है एवरी 5 मिनट। कब तक दिया जाता है, अंटिल इमेसिस अकर, जब तक वोमिटिंग ना हो जाए तब तक हर एक 5 मिनट के अंदर इसे देना होता है कॉपर सल्फेट को। सोडियम क्लोराइड NaCl यानी NaCl 2 टेबल स्पून NaCl इन ग्लास ऑफ वार्म वाटर। सोडियम क्लोराइड 2 टेबल स्पून देना होता है वार्म वाटर के अंदर, वो भी वोमिटिंग करवा सकता है। इपाक सिरप, इसका डोज कितना है, 15 to 30 ml इसका डोज होता है, फॉलोड बाय 200 ml ऑफ वाटर। ये इसमें ध्यान रखना, जो इपाक सिरप है उसके साथ हमें हमेशा उसके बाद 200 ml ऑफ वाटर देना होता है। ये इंपॉर्टेंट नर्सिंग इम्प्लीकेशन होता है। इंडिकेशन या यूज क्या है इमेसिस का, हम जो इमेसिस ड्रग है
वोमिटिंग कॉज करवाने वाली, उनका हम कब कब यूज़ कर सकते हैं? टू इंड्यूस वोमिटिंग को इंड्यूस करने में, टू ट्रीट पॉइजनिंग, पॉइजनिंग को ट्रीट करने में, ट्रीटमेंट ऑफ ओवरडोज ऑफ ड्रग, जो ओवरडोज हो जाता है किसी ड्रग का उसको ट्रीट करने में भी हम इमेटिक ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन या प्रिकॉशंस, यानी कब हमें इनको यूज़ नहीं करना है। पहले तो हमने देखा कि कब हम यूज़ कर सकते हैं, और अब हम देख रहे हैं कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड यानी इनका हम यूज़ कब नहीं करेंगे। हिस्ट्री ऑफ सीजर, सीजर का कोई पेशेंट है उनमें हम यूज़ नहीं करेंगे। सेमी कोमाटोस और अनकॉन्शियस पेशेंट, सेमी कोमाटोस यानी जो कोमा में पेशेंट है उनमें, और अनकॉन्शियस पेशेंट है उनमें हम यूज़ नहीं करेंगे। इसका रीज़न क्या होता है? जो सेमी कोमाटोस और अनकॉन्शियस पेशेंट है उनमें ये एस्पिरेशन, वोमिटिंग इंड्यूस करेंगे तो वोमिटिंग क्या हो सकता है इन पेशेंट में, ये एस्पिरेट कर सकते हैं उस वोमिट को, इसलिए उनमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इंजेस्ट है कॉस्टिक सब्सटेंस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट, किसी ने अगर कॉस्टिक सब्सटेंस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंजेस्ट कर लिया है तो उनमें भी ये इमेटिक ड्रग्स है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि ये इरिटेट कर सकती है जो इसोफेगस है उनको, माउथ में जो म्यूकोसा है उनको इरिटेट कर सकती है। ये कॉस्टिक सब्सटेंस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, अगर वोमिटिंग हो गए तो उसके साथ ये आएंगे तो वो उनको इरिटेट कर सकते हैं, इसलिए उनमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। कॉस्टिक सब्सटेंस क्या होते हैं? ये टिश्यू को बर्न करने वाले सब्सटेंस होते हैं, जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उनको बर्न कर सकते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मॉर्फिन पॉइजनिंग, मॉर्फिन पॉइजनिंग में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है इमेटिक ड्रग्स। पीडियाट्रिक पेशेंट, पीडियाट्रिक पेशेंट यानी बच्चों में भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि बच्चों में भी सेम जो उनमें रिफ्लेक्शन पावर कम होती है तो उनमें एस्पिरेशन के चांसेस होते हैं, इसलिए पीडियाट्रिक पेशेंट में के लिए भी यह कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। एडवर्स इफेक्ट यानी इनका साइड इफेक्ट क्या है इमेटिक ड्रग्स का? ये एरिथमिया कोज कर सकते हैं, कार्डियोटॉक्सिसिटी डेवलप कर सकते हैं, डायरिया कोज कर सकते हैं, ड्राउजीनेस कोज कर सकते हैं। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी या नर्सिंग इम्प्लीकेशन, नर्स को इन ड्रग्स को देते हुए पेशेंट को या ड्रग्स को देने के बाद नर्स को क्या क्या ध्यान रखना होता है। असिस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग, इमेटिक ड्रग एडमिनिस्टर करने से पहले पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करना होता है। फॉलोड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इपाक सिरप विथ 1 or 2 पल्सेस ऑफ टेपिड वाटर और अदर क्लियर लिक्विड, हमें ऊपर भी देखा था कि इनके साथ 15 to 30 mg अगर हम इपाक सिरप दे रहे हैं तो उसके साथ 200 ml क्या देंगे, वाटर देना होता है पेशेंट को। ये इंपॉर्टेंट नर्सिंग इम्प्लीकेशन है। ऑब्टेन पेशेंट हिस्ट्री टू फाइंड आउट द कॉस्टिक सब्सटेंस टू डिटरमाइन द पॉसिबल एंटीडोट, अगर पेशेंट ने कॉस्टिक सब्सटेंस इंजेस्ट किया है तो उसके लिए हमें पेशेंट की हिस्ट्री लेनी होती है। अगर कोई भी पॉइजन का पेशेंट आता है तो पहले हमें क्या करना होता है, पेशेंट के या पेशेंट से ले सकते हैं या फिर पेशेंट के अटेंडर है उनके साथ, उनसे हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे इन्होंने क्या इंजेस्ट किया है, उसके बेसिस पे हम एंटीमेटिक ड्रग देंगे। वी शुड नो दैट दैट लवाज इज नेसेसरी इफ सेकेंड डोज डज नॉट प्रोड्यूस वॉमिटिंग। इपाक में भी कार्डियोटॉक्सिक इफ एब्जॉर्ब्ड, क्या होता है अगर कोई भी पेशेंट है, पॉइजनिंग का पेशेंट आया हमारे पास, हमने उसे एक डोज दिया, कोई भी इमेटिक ड्रग है उनका एक डोज दिया तो वोमिटिंग नहीं हुई, फिर हमने सेकेंड डोज दिया, फिर पेशेंट को सेकेंड डोज देने के बाद भी वोमिटिंग नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें गैस्ट्रिक लवास करना होता है, राइस ट्यूब डाल के पेशेंट को गैस्ट्रिक लवास करना होता है। और एक क्या बताया, इपाक में भी कार्डियोटॉक्सिक इफ एब्जॉर्ब, अगर कार्डियोटॉक्सिक टॉक्सिसिटी डेवलप कर सकता है, इपाक सिरप होता है वो अगर एब्जॉर्ब हो गया तो वो क्या कर सकता है, कार्डियक टॉक्सिसिटी यानी हार्ट पर एडवर्स इफेक्ट ला सकता है। ये इंपॉर्टेंट नर्सिंग इम्प्लीकेशन है। अब हम एंटी इमेटिक्स, ऊपर वाली जो ड्रग्स थी वो इमेटिक्स थी यानी वोमिटिंग करवाएगी, वो जो H1 रिसेप्टर है उनको स्टिमुलेट करेगी, जो रिसेप्टर थे H1 M1 D2 रिसेप्टर उन सबको स्टिमुलेट करेगी, वोमिटिंग सेंटर है उसको भी स्टिमुलेट करेगी और वोमिटिंग करवाने वाली ड्रग्स थी। अब हम देखेंगे एंटी इमेटिक्स ड्रग्स कौन कौन सी है। एंटीमेटिक्स आर द ड्रग्स विच प्रिवेंट और कंट्रोल द वोमिटिंग और नोजिया, ऐसी ड्रग्स होती है एंटीमेटिक्स जो कंट्रोल करती है वोमिटिंग और नोजिया को। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी आएगी इसमें, H1 रिसेप्टर ब्लॉकर या एंटीहिस्टामिन्स, जो H1 रिसेप्टर है उनको ब्लॉक करने वाली ड्रग्स। एग्जाम्पल प्रोमिथाजाइन, प्रोमिथाजाइन उसका यूज क्या है, यूज इन मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस पहले बता दिया है कि क्या होता है, जब ट्रेवल करते हैं तो
टाइम जो वोमिटिंग होती है, नोजिया वोमिटिंग होती है, उसे मोशन सिकनेस बोलते हैं। तो उसमें मोशन सिकनेस में प्रोमिथाजाइन को यूज़ करते हैं। ओरल टेबलेट 1 आवर बिफोर ट्रेवल करने से पहले 1 घंटा पहले ये ओरल टेबलेट लेनी होती है। मोस्ट कॉमन यूज ड्रग फॉर मोशन सिकनेस, सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन यूज ड्रग फॉर मोशन सिकनेस कौन सी होगी, तो प्रोमिथाजाइन होगी। डाइफेनहाइड्रामाइन और डाइमिथाहाइड्रिनेट ये ड्रग्स है, इनका यूज़ क्या है, यूज्ड इन कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया एंड वोमिटिंग। कोई भी कैंसर पेशेंट है, उनमें कीमोथेरेपी चल रही है, उसके दौरान भी साइड इफेक्ट होता है कीमोथेरेपी में, नोजिया और वोमिटिंग, क्योंकि उनका डोज काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस वजह से कीमोथेरेपी में नोजिया और वोमिटिंग होता है, तो उसमें ये ड्रग्स यूज होगी। नेक्स्ट ड्रग का एग्जाम्पल क्या है, डॉक्सिलामाइन। यूज किसमें होता है, ड्रग ऑफ चॉइस इन मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, नोजिया और वोमिटिंग के लिए डॉक्सामाइन। सबसे पहले तो मॉर्निंग सिकनेस क्या होती है, मॉर्निंग सिकनेस क्या होती है, जब प्रेगनेंसी के टाइम नोजिया और वोमिटिंग होता है तो उसे मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं। तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, मॉर्निंग सिकनेस में डॉक्सिलामाइन है, वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है मॉर्निंग सिकनेस के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेक्लोजाइन। मेक्लोजाइन का यूज क्या है, यूज्ड इन सी सिकनेस। सी सिकनेस में यूज करेंगे। सिनर्जाइन, सिनर्जाइन एग्जाम्पल है नेक्स्ट, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वर्टिगो। वर्टिगो जिसमें जैसे चक्कर आता है तो उसमें यूज होता है, कौन सी ड्रग यूज होती है, सिनर्जाइड यूज करेंगे। ये जो एग्जाम्पल्स हमने देखा, प्रोमिथाजाइन, डाइफेनहाइड्रामाइन, डाइमिथाइलहाइड्रेनेट एंड डॉक्सिलामाइन, मेक्लोजाइन एंड सिनर्जाइन, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, H1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स के हैं। एंटीमेटिक्स में H1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स के ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आती है M1 रिसेप्टर ब्लॉकर या एंटी कोलर्जेनिक ड्रग्स। M1 रिसेप्टर ब्लॉकर या एंटी कोलर्जेनिक ड्रग्स कौन कौन सी, एग्जाम्पल क्या है, इसमें एक ही एग्जाम्पल है, कौन सा है, स्कोपोलेमाइन या हायोसिन भी बोलते हैं, इसका अदर नेम क्या है, स्कोपोलेमाइन का हायोसिन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, तो स्कोपोलेमाइन या हायोसिन। सबसे ज्यादा यूज होने वाली ड्रग्स कौन सी है, मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली ड्रग तो है प्रोमिथाजाइन यानी H1 रिसेप्टर वाले। लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है मोशन सिकनेस के अंदर, स्कोपोलेमाइन या हाइड्रोसिन, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है मोशन सिकनेस की। रूट ट्रांसडर्मल पेज। ट्रांसडर्मल पेज क्या होता है, ये स्किन पे एक पेज लगा होता है, पेज होता है, वो लगा दिया जाता है पेशेंट को। अप्लाइड एटलीस्ट 4 to 6 आवर बिफोर ट्रेवल। जो 4 to 6 आवर बिफोर ट्रेवल है वो अप्लाई किया जाता है पेज। वो हमने जो प्रोमिथाजाइन है उसका क्या 1 आवर पहले ट्रेवल से यूज करते हैं, इसलिए वो मोस्ट कॉमनली यूज होती है। लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस ये हाइड्रोसिन है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है मोशन सिकनेस के लिए। नेक्स्ट आती है D2 रिसेप्टर ब्लॉकर। इनके एग्जाम्पल क्या है, मेटाक्लोपेरामाइड, डोमपेराडोन, एंटीपाइक्लोटिक्स। इसमें एंटीपाइक्लोटिक क्लास है, इसमें कौन कौन से ड्रग्स आएगी, ओलानजीपिन, क्लोरापेरामेक्विन एंड पेराक्लोरोपेराजाइन, ये ड्रग्स के एग्जाम्पल है। यूज्ड फॉर कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया एंड वोमिटिंग। ये किस में यूज किया जाता है, कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया एंड वोमिटिंग में यूज की जाती है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है 5-HT रिसेप्टर ब्लॉकर, यानी जो सीरोटोनिन है उसको सीरोटोनिन रिसेप्टर बोल दो या 5-HT रिसेप्टर बोल दो, उनके साथ उनको ब्लॉक करने वाली ड्रग्स होती है, वो क्या होती है 5-HT रिसेप्टर ब्लॉकर। एग्जाम्पल क्या है, ओंडानसेट्रोन, ग्रेनसेट्रोन, पेराओनसेट्रोन एंड टॉपसेट्रोन। जिसमें सेट्रोन पीछे आ रहा है वो क्या है, सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। जिनके भी पीछे सेट्रोन आ रहा है वो सीरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। इनका यूज किस में किया जाता है, यूज फॉर कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी इंड्यूस नोजिया एंड वोमिटिंग। कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी इंड्यूस नोजिया एंड वोमिटिंग होता है, उसमें इनका यूज किया जाता है 5-HT रिसेप्टर का ब्लॉकर का। यूज्ड फॉर पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वोमिटिंग, पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया और वोमिटिंग होता है उसमें भी यूज करते हैं। ऑल्सो यूज इन मॉर्निंग सिकनेस, और इनका यूज किस में और कर सकते हैं, मॉर्निंग सिकनेस में भी यूज करते हैं। नॉट यूज, दीज आर नॉट इफेक्टिव मोशन सिकनेस। जो 5-HT रिसेप्टर ब्लॉकर है वो मोशन सिकनेस में इफेक्टिव नहीं होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जो 5-HT रिसेप्टर ब्लॉकर है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस में है, दीज आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एपोमॉर्फिन इंड्यूस नोजिया एंड वोमिटिंग बिकॉज देयर इज ए इंक्रीज रिस्क ऑफ हाइपोटेंशन।
जो एपोमॉर्फिन इंड्यूस नोज़िया एंड वोमिटिंग होता है उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अगर उसमें हम यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है। इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड किसमें, ये अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि 5-HT रिसेप्टर ब्लॉकर या सीरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकर है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड किसमें है, तो एपिमॉर्फिन इंड्यूस नोज़िया एंड वोमिटिंग है उनमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और इफेक्टिव किसमें नहीं है, मोशन सिकनेस है उसमें इफेक्टिव नहीं होती है 5-HT रिसेप्टर ब्लॉकर। न्यूरोकाइन 1 रिसेप्टर ब्लॉकर यानी NK1 रिसेप्टर ब्लॉकर कौन सी ड्रग्स है, उनके एग्जाम्पल क्या है, एप्रीपिटेंट, रोलेपिटेंट एंड नेट्रियोपिटेंट। एप्रीपिटेंट, रोलेपिटेंट एंड नेट्रियोपिटेंट ये एग्जाम्पल्स है NK1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स के। यूज़ किस में होता है, यूज़ फॉर कीमोथेरेपी इंड्यूस नोज़िया एंड वोमिटिंग, यूज़ फॉर पोस्ट ऑपरेटिव नोज़िया एंड वोमिटिंग। कीमोथेरेपी इंड्यूस नोज़िया एंड वोमिटिंग और पोस्ट ऑपरेटिव नोज़िया एंड वोमिटिंग में इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है मिसलेनियस ड्रग्स की। एग्जाम्पल डेक्सामेथासोन, यूज़ किस में किया जाता है, डेक्सामेथासोन यूज्ड फॉर कीमोथेरेपी इंड्यूस नोज़िया एंड वोमिटिंग में इसका यूज़ किया जाता है। कैनाबिनोइड 1 रिसेप्टर ब्लॉकर, कैनाबिनोइड 1 रिसेप्टर ब्लॉकर है, इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है, ड्रोनाबिलोन एंड नेबिलोन है वो इसके एग्जाम्पल्स है कैनाबिनोइड 1 रिसेप्टर ब्लॉकर के। यूज फॉर कीमोथेरेपी इंड्यूस नोज़िया एंड वोमिटिंग। साइड इफेक्ट क्या है, हाइपोटेंशन कर सकते हैं ये। नर्सिंग इम्प्लीकेशन, मॉनिटर ब्लड प्रेशर। जो हाइपोटेंशन करेंगे उनमें क्या होता है, ड्रग को एडमिनिस्टर करने से पहले भी नर्स को ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना होता है और एडमिनिस्टर करने के बाद भी ब्लड प्रेशर मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट है बेंजोडाइजिपाम्स, डाइजिपाम और लोराजिपाम ये एग्जांपल्स है यूज फॉर पोस्ट ऑपरेटिव नोज़िया एंड वोमिटिंग। जो डाइजिपाम और लोराजिपाम है जो किस कैटेगरी में आते हैं, बेंजोडाइजिपाम्स की कैटेगरी में आती है। उनका यूज़ किस में किया जाता है, पोस्ट ऑपरेटिव नोज़िया एंड वोमिटिंग है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। तो आज हमने सबसे पहले डिस्कस किया था जीआई सिस्टम पे जो एक्ट करती है ड्रग्स, उनका इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद इमेटिक्स एंड एंटीमेटिक्स ड्रग्स कौन कौन सी है उसके बारे में डिटेल में देख लिया। अब जो बाकी कैटेगरीज है ड्रग्स की जो जीआई सिस्टम पे एक्ट करती है अलग अलग डिजीज कंडीशन में, उनके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट रहता है, कोई आपका स्पेशल सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हम किस तरह से और इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।